Chapter 11 of Aksharaj Control Hollow Circle Containing Filled Circle. ठाकुर's Unwanted Bride. सुबह का वक्त, अपने सीने पर कुछ अजीब महसूस करते ही अक्षराज ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसकी नज़र धृति के छोटे से चेहरे पर गई जो लगभग उसके सीने से लगा था। उसकी गर्म सांसें अक्षराज को साफ साफ महसूस हो रही थी। भले ही उसने अभी कुर्ता पहना था लेकिन धृति की करीबी उसके ऊपर एक अलग सा ही जादू कर रही थी। धृति के इतने पास होने से उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्स से भर गई थी। आज से पहले उसने कभी भी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी नज़र धृति के सिर पर जाती है जो उसके बाइसेप्स पर थी। धृति अपनी बेडसाइड से हटकर पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुकी थी। उसने धृति के मासूम चेहरे को देखा जिसके ऊपर उसके बाल आ रहे थे। अक्षराज ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे किया। अब धृति का चेहरा उसके सामने था। बड़ी बड़ी पलकें जिसने अभी उसकी ब्यूटीफुल ब्राउन आंखों को छुपा रखा था, उसकी हल्के लाल लाल नरम गाल जिसने अगर थोड़ा भी पिंच किया जाए तो शायद खून निकल जाए, और सबसे प्यारी उसकी चेरी जैसे रेड लिप्स जिसे ना जाने कितनी ही बार वो नर्वस होकर बाइट कर लेती है, और इस सब के ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसके होठों के जस्ट ऊपर था। अक्षराज के हाथ अपने आप ही धृति के होठों पर आ गए। वो उसमें इतना खो चुका था कि उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि वो धृति के कितने करीब है। उसने धृति के होठों को टच किया और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया और खुद को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली। नहीं, ये सही नहीं है, हमको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कहते हुए अक्षराज ने खुद को धृति से बड़ी मुश्किल से अलग किया। उसे ये डर भी लग रहा था कि कहीं धृति उठ न जाए और इतनी करीबी देख कुछ गलत न समझ बैठे। वो बिस्तर से उठा और उसकी नज़र धृति की साड़ी पर गई जो सोने की वजह से बिगड़ गई थी। उसके पैर, कमर और ब्लाउज से साड़ी फिसल चुकी थी, जिस वजह से उसकी बॉडी अब हल्की हल्की दिख रही थी। उसने आगे बढ़कर पहले साड़ी को उसकी एंकल तक नीचे किया, फिर उसकी कमर और ब्लाउज को साड़ी में अच्छे से कवर कर दिया। इस बीच उसके हाथ धृति की सॉफ्ट कमर को हल्के से छू गए थे, जिसे महसूस करते ही अक्षराज की पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ सोचे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो ज्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी सोच किस हद तक जा सकती है। शायद धृति उसे सह न सके, और वो धृति को हर्ट करना क्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्यों? जिस बड़े ठाकुर से बेगूसराय का पत्ता पत्ता डरता है, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, उसके दिल में धृति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इस बात का जवाब तो उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि he can't hurt her, or if someone try to hurt her, his बीवी, his धृति, he will kill that person without thinking twice. आज वापस से ठाकुर हवेली जाना था उसे। वैसे तो वो कल जा सकता था, लेकिन जब वो धृति को कमरे में ये कहने आया तो धृति सो चुकी थी। उसके छोटे से चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी, इसलिए उसने बारिश का बहाना बनाकर वहीं रह जाने का फैसला किया। वॉशरूम में आते हुए अक्षराज ने अपने ख्यालों को झटका और जैसे ही अपने कुर्ते को निकलने की कोशिश की उसके हाथ अपने आप ही रुक गए। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने कुर्ते से आ रही माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल किया। वो जानता था ये किसकी खुशबू है। ये धृति, उसकी बीवी की खुशबू है। वो खुशबू जो उसकी सांसों में पहली बार में बस गई थी जब धृति उसके करीब पहली बार मंडप पर आई थी। बीवी, ये सही लग रहा है, हम धृति को बीवी बुला। एक मिनट, ये हम क्यों सोच रहे? उफ, अक्षराज कंट्रोल, अक्षराज ने अपने मन में कहा और अपने कुर्ते को निकल शॉवर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अक्षराज शावर लेकर वापस से कमरे में आ चुका था। उसकी नज़र धृति पर गई जो अभी भी दुनिया से बेखबर होकर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। ये देख उसके होठ के कोने एक बार फिर से मुड़ गए। वो अभी अपने कपड़ों की तरफ बढ़ता कि नाइट स्टैंड पर रहा उसका फ़ोन बजने लगा। अक्षराज ने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और विंडो की तरफ जाते हुए कॉल पिक की। हाँ बोलो, अक्षराज ने धीरे से कहा जिसने धृति की नींद न टूटे। बड़े ठाकुर, माफ कीजिए, वो ठाकुर साहब ने आपको इलेक्शन के बाद जो मीटिंग होनी थी उसने जाने को कहा है। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई। अक्षराज ने एक गहरी सांस लेते हुए धृति की तरफ देखा और कहा, कब है मीटिंग? बड़े ठाकुर, 11 बजे, आदमी ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने टाइम देखा जो अभी 8 बजे रहे थे। उसने आगे कहा, ठीक है, हम आते हैं थोड़ी देर में। इतना कह अक्षराज ने फोन कट कर दी और विंडो से बाहर देखने लगा। 11 बजे मीटिंग है और 8 बजे चुके हैं। 2 घंटे उसे ठाकुर हवेली जाने में लगेंगे। उसे धृति को उठाना पड़ेगा। वो उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता।
ये सोच वो जैसा ही घुमा उसके कदम अपनी जगह जम गए, क्योंकि धृति बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी आंखें बड़ी कर उसे ही देख रही थी। अक्षराज ने एक पल के लिए धृति को देखा और दूसरे ही पल खुद को देखा। उसने बस एक व्हाइट टॉवल पहनी थी, उसके वेल बिल्ट मसल और एब्स साफ साफ डिस्प्ले में थे, उसके बालों से निकलता हुआ पानी एब्स से फिसलते हुए उसकी टॉवल के अंदर जा रहा था। ये महसूस करते ही अक्षराज के दोनों कान लाल हो गए। मॉर्निंग विथ मैन ऑफ ड्रीम्स, हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड, अग्रवाल हाउस। फोन रिंग की आवाज से धृति ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन फिर हल्की हल्की बात करने की आवाज से उसकी नींद पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आइज खोली और उसकी नज़र डायरेक्टली ही अक्षराज के बैग पर गई जो बिल्कुल खाली थी, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। ये देख वो अचानक से उठकर बैठ गई और जल्दी से अपने कपड़ों को देखा जो अभी भी उसके बॉडी पर थी। ये देख उसने एक राहत की सांस ली और दोबारा अक्षराज की तरफ देखा जो किसी से बात कर रहा था। धृति की नज़र अक्षराज की बैक पर फिर से जम गई थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना परफेक्ट देखा था। वेल बिल्ट मसल्ड, परफेक्ट एज एब्स, ही इज द मैन ऑफ ड्रीम्स। उसे अपने दोनों गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी नज़र अक्षराज की बॉडी पर किसी चींटी की तरह चल रही थी। ये देख उसने अपनी लोअर लिप पर बाइट किया और धीरे से खुद से कहा, गुड मॉर्निंग रिटी। सही में अगर ऐसा नज़ारा उसे सुबह सुबह आँख खुलते ही दिख जाए तो उसकी मॉर्निंग गुड कैसे ना हो। ये सोचने भर से ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल चली गई जैसे ही उसने अक्षराज को अपनी तरफ देखता पाया। उसने जल्दी से कहा, हम फ्रेश होकर आते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अक्षराज उसे ऐसे खुद को घूरता देखे जो कि वो अभी कुछ पल पहले कर रही थी। वो जल्दी से अक्षराज की नज़रों से भाग जाना चाहती थी। अपनी बात जल्दी से कह धृति ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका एक पैर साड़ी में उलझ चुका है, और जैसे ही उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया उसका बैलेंस बिगड़ गया। आहा! अभी वो फ्लो को टच कर पाती कि उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे ठंडे हाथ महसूस हुए और अगले ही पल उसने अपने आंखें उठाकर देखा तो वो अक्षराज की मजबूत बाहों में थी। वही अक्षराज जो धृति को एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़र जैसे ही धृति के पैरों पर गई जो उसकी साड़ी में उलझ चुका था, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी वो धृति को कुछ कह पता है कि धृति की चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन जैसे ही वो गिर पाती वो अलगे ही पल अक्षराज अपनी हरकत में आते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ठंडे हाथ धृति की पतली सी कमर पर कसे हुए थे। उसकी आंखों में एक अलग सा इमोशन था जो ना जाने कितने सालों बाद उसकी आंखों में आया था, किसी को खो जाने का इमोशन। धृति के दोनों हाथ उसके चेस्ट पर बने हुए थे और धृति की ब्राउन आइज बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। धृति ने अपनी पलकें झपकाई और अब उसकी नज़र अक्षराज के गर्दन से होती हुई उसकी चेस्ट पर जा रही थी। पानी की छोटी छोटी बूंद उसके बाल से होते हुए गर्दन पर फिसल रही थी और उसके एब्स को छूते हुए टॉवल के अंदर जा रही थी। ये देख धृति की सांसें भारी होने लगी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होने लगी। ये सेंसेशन कुछ अलग थी, उसने आज तक ऐसी सेंसेशन महसूस नहीं की थी। उसे अपनी बॉडी में हॉटनेस फील हो रही थी, एक तो इतनी करीबी, ऊपर से अक्षराज की इंटेंस आंखें जो कि उसके ऊपर ही बनी हुई थी। धृति ने खुद को संभाला हुआ कहा, अक्ष। धृति ने ये वन शब्द काफी बुरी तरह से कहा। आखिर इतनी करीबी में वो और क्या ही कह सकती थी। अक्षराज ने जैसे ही धृति की कांपती हुई बॉडी और उसकी आवाज सुनी उसने धीरे से धृति को खड़ा किया और उसे दूर होते हुए कहा, माफ कीजिए। उद्धरण चिन्ह। धृति ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और थोड़ी देर बाद कहा, टीटी थैंक यू, हमको गिरने से बचाने के लिए। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा और फिर जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि ये बीच धृति की साड़ी उसके ब्लाउज से पूरी तरह से हट चुकी थी और ब्लाउज डीप होने के वजह से उसकी क्लेवट गे हल्की हल्की विजिबल हो रही थी। अक्षराज ने अपना सर दूसरी तरफ करते हुए हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। उसको ऐसा देखा, धृति ने अपनी आंखें छोटी छोटी की और फिर खुद को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की। अब उसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो एक भी पल यहाँ रुक नहीं सकती थी। वो समझ गई थी कि अक्षराज ने अपना सिर क्यों घुमाया। धृति ने धीरे से कहा, हम फ्रेश होकर आते हैं, और इतना कह वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वही अक्षराज जिसके दोनों कान और गाल लाल हो चुके थे, उसने अपने हाथों को बालों में फंसाया और अपनी आंखें मिचते हुए कहा, हाँ
हमको क्या हो रहा है, हमको खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। उसने कुछ गहरी सांसें ली और फिर अपने कपड़ों की तरफ बढ़ गया। एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन वो कमरे से बाहर आ गया। गुना गुना गुना। कुछ देर बाद धृति जैसी ही कमरे से बाहर आए, उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो कि सुरेश जी से कुछ बात कर रहा था। अक्षराज को देखते ही कमरे में अंदर के सारे इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने एक रील की तरफ चलने लगे और उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। वही पूजा जी ने धृति को देखा और उसके पास आते हुए धीरे से बोली, हम सोचे थे तुम बात की होगी पर तुम तो सारे शर्म बेचाए हो। हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपने पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। पूजा जी की बातें सुन धृति का पूरा चेहरा उतर गया और उसके दिल में अजीब सी चुभन होने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है उसके साथ? उसने सब कुछ आज तक बस उन दोनों के कहने पर किया था, यहाँ तक कि अपनी शादी भी। अब ये दोनों बोल रहे थे वो बेशर्म है, उसने आज तक कुछ भी नहीं किया उनके लिए। धृति के अंदर से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अपनी आंखों को मींच रखा था कि उसकी आंखों से अभी आंसू ना निकले। अभी पूजा जी आगे कुछ कहती है, उन दोनों को अक्षराज की आवाज आई, धृति चलो। अभी धृति कुछ कहती है, पूजा जी आगे बढ़ती हुई कहती है, लेकिन दामाद जी आपने तो नाश्ता किया ही नहीं, कम से कम नाश्ता करके जाएगा। जी शुक्रिया, लेकिन हम दोनों को अब निकलना पड़ेगा, अक्षराज ने पूजा जी से कहा। उसे पहले से लेट हो रहा था मीटिंग के लिए और वो रुक नहीं सकता था यहाँ। उसने आगे बढ़कर धृति से कहा, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन धृति ने बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिलाया। अक्षराज ये देख बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही पूजा जी ने धृति को बाजू को कसकर पकड़ा और कहा, धृति हमारी बात अपने दिमाग में घुसा लो, समझी? तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी बड़े ठाकुर से वो जमीन मानकर दो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पूजा जी की पकड़ धृति के हाथों के ऊपर इतनी थी कि उसका छाप धृति के हाथों पर छप चुकी थी। उससे दर्द भी हो रहा था लेकिन उसने अपनी एक आवाज भी नहीं निकाली। वो अब और इन दोनों के सामने कमजोर नहीं होना चाहती थी। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, क्या करेगी आप मम्मी? जैसे आज तक मरती आई है वैसे मारेगी हमको? मार दीजिए हमको, लेकिन हम वो जमीन नहीं लाएंगे आपके पास, समझे आप? हम जानते हैं उस जमीन के बारे में और क्यों गवर्नमेंट ने आपको मना किया वहाँ कंस्ट्रक्शन करने से, आप लोग समझे क्यों नहीं है ये गलत है। अभी वो ये कह रही थी कि पूजा जी ने एक जोरदार थप्पड़ धृति के गालों पर जड़ दिया। चटाक, उद्धरण चिन्ह। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और धृति का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके हाथ उसके गाल पर आ गए थे। थप्पड़ इतने जोर का था कि उसके गालों पर थप्पड़ के हल्के हल्के निशान बन चुके थे। बेशर्म, इसी दिन के लिए तुझे हमने पाला पोसा था कि तू हम लोग से गद्दारी करे। उद्धरण चिन्ह। पूजा जी ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। धृति के आंखों में इतने आंसू आ चुके थे कि उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। सुरेश जी ने आगे आते हुए कहा, पूजा जाने दो, बच्ची है हमारी। आपकी बच्ची होगी, मेरी नहीं, पूजा जी ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। वही उनकी ये बात सुन धृति के आंसू पानी की तरह बहने शुरू हो गई। सुरेश जी भी पूजा जी के पीछे पीछे चले गए। धृति ने खुद को संभाला और एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गई। एक पल भी इस घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसका एक गाल हल्का हल्का सूज चुका था और उसके ऊपर पूजा जी के हाथ का निशान भी छप चुका था। धृति ने जल्दी से अपने पल्लू से सिर को ढक लिया, जिसकी वजह से उसका एक गाल भी छिप गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी नज़र सामने लगी धार पर गई जहां अक्षराज उसका इंतजार कर रहा था। अक्षराज बार बार अपनी रिस्ट वॉच को देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रही थी धृति के ऊपर गई, वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। पिंक साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक दोस्त के लिए अक्षराज को लगा उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसने धृति को अंदर घर में अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि उसका मूड पहले ही सुरेश जी की बातों की वजह से खराब हो चुका था। लेकिन अब जब उसने सामने से धृति को देखा वो एक पल के लिए अपनी सांस लेना ही भूल गया था। उसने खुद से कहा, अक्षराज अपनी सांसें लो। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर सामने का दरवाजा खोला और धृति को अंदर बैठने का इशारा किया। धृति के बैठते ही वो भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और अगले ही पल थार वहां से निकल गई। करीब 2 घंटे के बाद वो दोनों फिर से ठाकुर हवेली के बड़े से गेट के आगे खड़े थे। अक्षराज ने एक नज़र धृति की ओर डाला लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाया पल्लू की वजह से। पूरा रास्ता ऐसे ही शांति से गुजरा था। ना धृति ने कुछ कहा और ना ही अक्षराज ने कुछ कहा।
पता नहीं क्यों उसका दिल धृति से बात करने को कर रहा था, लेकिन धृति अपनी ही सोच में गुम थी। कहीं अक्षराज को कुछ अजीब भी लग रहा था, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। ठाकुर हवेली को देख धृति ने अपने आंसुओं को जल्दी से साफ किया। वो ही जानती थी कि उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया था अक्षराज के सामने। वो बस अब कमरे में जाकर रोना चाहती थी जी भरकर। वो जैसे ही कार को गेट खोलने को आगे बढ़ी, उसे अक्षराज की आवाज आई, धृति। धृति ने धीरे से कहा, हम। अक्षराज ने 2 पल रुक कर कहा, हमको रात को देर हो जाएगी हवेली वापस आने में। धृति ने ये सुन बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, जी। अक्षराज उससे पूछना चाहता था कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे पूछे। अभी वो आगे कुछ कहता है कि उसका फोन बजने लगा। अक्षराज ने फोन उठाया और कहा, हाँ आ रहे हैं हम, और वापस कॉल कट कर दिया। धृति ने धीरे से कहा, हम अंदर जाते हैं। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और धृति कार का गेट खोल हवेली के अंदर चली गई। अक्षराज उसे अंदर जाता देखता रहा जब तक धृति उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाते ही अक्षराज की नज़र कार की सीट के नीचे पड़ी एक पायल पर गई। अक्षराज ने जल्दी से उसे अपने हाथों में उठा लिया और गौर से देखने लगा। ये किसी और की नहीं बल्कि धृति की थी। ये याद आते ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने एक नज़र हवेली की तरफ देखा और कहा, हम बाद में दे देंगे धृति तुम्हें ये। और इतना कह उसने अपने शर्ट की अपर पॉकेट में पायल को रख लिया और थार ऑन कर ठाकुर हवेली से निकल गया। जारी है अक्षराज ठाकुर एस जुनून होलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। रात 1 बजे दिलवालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। एक बड़े से हाल के बीचों बीच एक लड़की अपनी अदाएं बिखेरते हुए अपने हुस्न का जलवा दिखा रही थी। उसके बदन पर रंग बिरंगी रोशनी पड़ रही थी जो उसे और भी हसीन बना रही थी। न पैसों का खजाना, न सोने की तिजोरी, न बर्छी गरसा कतर लूटने हाय। जहां सबकी नज़र उस हसीना के बदन पर लगातार बनी हुई थी, वही वो हसीना अपनी नज़रें एक शख्स पर बनाई हुई थी। दिलवालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। वो शख्स जिसने एक भी नज़र उठाकर उसकी तरफ ना देखा। वो शख्स जो जब से यहाँ आया था कहीं खोया सा लग रहा था। उसके साथ ये पहली बार हो रहा था कि किसी मर्द ने उसे ना देखा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये शख्स वो नहीं जो किसी की भी बाहों में पिघल जाए। और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी। अब शायद ही कोई और औरत उस शख्स के करीब जा सके। ये बात सोचते ही उस हसीना के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान छा गई। वो अपनी अदाओं के साथ उस शख्स के पीछे आ गई और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए उसके कानों के पास जाते हुए धीरे से कहा, रूपल की तरफ से सलाम बड़े ठाकुर। अपने इतने करीब से इत्र की खुशबू स्मेल करते ही अक्षराज की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और माथे पर सिकान छा गईं। वो एक झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपने लाल आंखों से रूपल को देखने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें देख रूपल भी डर चुकी थी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, हम तो बस आपको शादी की मुबारकबाद देने आए थे बड़े ठाकुर, आप तो गुस्सा हो गए। अक्षराज के बगल में बैठा आदमी भी अब तक खड़ा हो चुका था। उसने 2 पल रुककर रूपल को देखते हुए कहा, जाओ यहाँ से। रूपल ने एक नज़र ऊपर से नीचे अक्षराज को देखा और चुपचाप चली गई। वो आदमी अक्षराज की तरफ मुड़ते हुए, बड़े ठाकुर रात बहुत हो गई और प्रोग्राम भी काफी हद तक खत्म हो चुका है, आप ठाकुर हवेली। वो आदमी ने अभी अपनी पूरी बात कही भी नहीं थी। अक्षराज बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। ये देख उस आदमी ने एक गहरी सांस ली। वही अक्षराज अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए अपनी कार की तरफ जा रहा था। भले ही उसने पहले से धृति को आज देर होने के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में एक चुभन जैसा लग रहा था। वो नहीं आना चाहता था आज के इस प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन पॉलिटिकल रीजन और मीटिंग में एक एग्रीमेंट साइन होने के जश्न में उसका शामिल होना जरूरी था। अगर बलराज ठाकुर यहाँ होते तो वो नहीं आता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसे ही सारे काम देखने थे। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और थार की सीट पर बैठते हुए कहा, भले ही ये शादी एक सौदे से कम नहीं था, लेकिन हमारे जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की बस तुम ही रहोगी, बीवी। ये कहते वक्त अक्षराज के आंखों में उसका जुनून साफ साफ दिख रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी धृति अक्षराज ठाकुर के लिए था। इतना कह अक्षराज अपने ब्लैक थार को ऑन कर जल्दी से ठाकुर हवेली की तरफ चल पड़ा। आज उसकी थार की स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि आज कोई था जो उसका हवेली पर इंतजार कर रहा था। कुछ आधे घंटे बाद अक्षराज की ब्लैक थार ठाकुर हवेली की बड़ी से गेट को पार कर अंदर आ चुकी थी।
वो ठार से निकला और उसकी नज़र अपने कमरे की बालकनी पर गई जहां पर लाइट्स ऑफ थी। ये देख उसने अपनी रिस्ट वॉच को देखा जहां 1:30 बज रहे थे। ऐसे तो वो इससे भी ज़्यादा देर तक आया है, लेकिन आज उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, क्योंकि एक शख्स जो उसका इंतज़ार कर रहा था, जो शायद सो गया था, वो अपने बड़े कदमों से हवेली के अंदर जाते हुए खुद से बोला, लगता है बहुत देर हो गई है और धृति भी सो गई होगी। मुझे अब से पहले आने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहते हुए वो अपने कमरे के पास आ चुका था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कमरे के गेट को धीरे से खोला, इस डर से कि धृति की नींद न टूट जाए। लेकिन वो जैसे ही कमरे में आया उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि कमरे की लाइटें पूरी तरह से बंद थीं, बिस्तर खाली था और बस चांद की रोशनी धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। उसने अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाई और फिर उसकी नज़र बालकनी में बैठी एक शख्स पर गई, जिसकी बैक अभी अक्षराज की तरफ थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी धृति थी, जिसे देख अक्षराज के चेहरे का सुकून एक बार फिर से लौट आया था। उसने अपने सर को हाथों से सहलाया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। धृति जो बालकनी में चुपचाप बैठी थी, रात की ठंडी हवा भी उसके मन को शांत नहीं कर पा रही थी। वैसे तो अक्षराज ने उसे पहले से ही देर होने का बता दिया था, लेकिन वो फिर भी उसका इंतजार कर रही थी। अगर ये कहे कि उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी तो झूठ नहीं होगा। अपने मम्मी पापा का वैसा बिहेवियर उसके दिल के हर हिस्से पर चोट पहुंचा रहा था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि कब अक्षराज की गाड़ी हवेली आए और कब वो कमरे के अंदर आया। वो खुद में इतना मशरूफ थी कि उसे अक्षराज के पास होने का एहसास ही नहीं हुआ। अक्षराज धृति की बैग को देख रहा था। वो सुबह के बाद अब जाकर धृति को देख पाया था। उसकी बस एक झलक देख उसे ऐसा लग रहा था कि एक प्यासे को समुंदर मिल गया हो। अक्षराज ने धृति को धीमी से आवाज लगाई, धृति। धृति ने जैसे ही अक्षराज की आवाज इतने पास से सुनी, उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो अक्षराज अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से उसके पास आए और धीरे से कहा, जी आप आ गए, हम आपका खाना निकालते हैं, आप फ्रेश हो जाए। अक्षत धृति की बातें सुन एकटक देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक जगह रुक चुकी थी। उसके आंखों में एक अजीब सा इमोशंस आ चुका था। उसने जैसे ही धृति के गालों पर थप्पड़ का निशान देखा, भले ही धृति ने उस निशान को बखूबी मेकअप से छुपाया हुआ था, लेकिन अक्षराज की आंख से वो कैसे बच सकता था। जो शख्स खून की नदियां बहाने से पहले एक बार नहीं सोचता, जो बचपन से ही इन निशानों के बीच पाला बड़ा है, वो इस निशान को कैसे नहीं देख पाता। वो अभी कुछ भी धृति से पूछ पाता है। धृति अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन अभी वो अपना कदम थोड़ा भी बढ़ा पाती कि उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक झटके से फ्लोर पर गिरने को हुई कि अक्षराज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अक्षराज के इमोशंस धृति के लिए अलग है। हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। बड़ा चैप्टर है, एंजॉय करो माय स्वीट रीडर्स, गैंग टंग आउट। ठाकुर हवेली। धृति। अक्षराज ने बिना एक भी पल गवाए धृति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी धृति की बॉडी के कांटेक्ट में आई, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि धृति का बदन तेज बुखार से तप रहा था। उसने जल्दी से धृति को बिस्तर पर जाकर सुलाया और एक कंफर्टर निकल उसे अच्छे से कवर कर दिया। तेज बुखार की वजह से धृति को ठंड लग रही थी। अक्षराज ने बिना कुछ और सोचे जल्दी से अपना फोन निकाल एक कॉल घुमा दिया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आई, हाँ अक्षराज भैया, इस वक्त कॉल किया, कुछ काम? कोड बेगूसराय की सबसे बढ़िया फीमेल डॉक्टर का इंतजाम करो और ठाकुर हवेली लेकर आओ, अक्षराज ने जल्दी से कहा। उसे पता नहीं था कि कब से धृति ऐसे बुखार में तप रही थी। वो बस जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर चाहता था जो जल्दी से धृति को ठीक कर सके। रघु ने बिना कुछ आगे सवाल किए जल्दी से कहा, जी भैया जी, बस 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। ये सुनते ही अक्षराज ने कॉल कट कर दी और धृति के चेहरे को देखने लगा। उसके गाल पर लाल निशान और आंखों के नीचे आंसू के सूख चुके दाग अक्षराज देख सकता था। वो जितना इन निशानों को देख रहा था, उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि ये धृति के घर पर हुआ है, क्योंकि उस वक्त से धृति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था बड़ा सा पल्लू लेते हुए। वो उस वक्त पूछना चाहता था, लेकिन मीटिंग की वजह से वो पूछ नहीं पाया था। अब उसे अपने फैसले पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो उस वक्त धृति से पूछ लेता तो अभी धृति हालत में न होती। रघु ने उसे बोल तो दिया था कि वो डॉक्टर लेकर आ रहा था, लेकिन वो डॉक्टर आने का इंतजार नहीं कर सकता था।
अक्षराज जल्दी से वॉशरूम की तरफ गया और कुछ पल बाद अपने हाथों में टॉवल लेकर धृति के पास आया। उसने टॉवल को ठंडे पानी से गीला कर लिया था और अब वो धृति के चेहरे और माथे को टॉवल से साफ कर रहा था। साथ ही टॉवल को उसके सर पर रख फीवर कम करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसके हाथ धृति के गालों पर जा रहे थे जहां थप्पड़ का निशान था। वो देख सकता था कि उसका गाल थोड़ा सूज गया था। ये देख उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वही ठाकुर हवेली के मेन गेट पर जैसे ही गार्ड ने रघु को देखा, उसने गेट खोल दिया और रघु को अंदर जाने दिया। रघु फीमेल डॉक्टर के साथ ठाकुर हवेली के अंदर आ चुका था। उसने दोबारा अक्षराज को कॉल किया, भैया जी हम डॉक्टर साहिबा को ले आए, उसे हमारे कमरे में लेकर आओ, अक्षराज ने ऑर्डर देते हुए कहा। रघु ने अपना सर हिलाया और डरी हुई डॉक्टर जो अपने नाइट ड्रेस में थी उसको लेकर सेकंड फ्लोर पर जाने लगा। उसने अक्षराज के कमरे का गेट नॉक किया और अगले ही पल अक्षराज कमरे का गेट खोल बाहर आया। उसने एक नज़र रघु को देखा और फिर डॉक्टर की तरफ मुड़ते हुए अंदर आने का इशारा किया। डॉक्टर डरती हुई कमरे के अंदर जाने लगी लेकिन रघु बाहर ही रुक गया। वो समझ गया था कि अक्षराज ने डॉक्टर को किसी के लिए नहीं बल्कि धृति के लिए बुलाया है। डॉक्टर ने कमरे की देखा और बिस्तर पर बेहोश पड़ी धृति को देखा। तभी उसे अक्षराज की आवाज आई, जल्दी चेक करो और हमको बताओ। जी बड़े ठाकुर, डॉक्टर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और धृति की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी पल्स की जांच की, हेड और आइज चेक करने के बाद कहा, वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से इन्हें बुखार आ गया है, हम अभी इंजेक्शन दे देते हैं, कल तक होश आ जाएगा। ये कहते हुए उसने एक इंजेक्शन धृति के साइड आर्म में लगा दिया और फिर आगे कहा, कल तक बुखार ठीक हो जाएगा, आप रात भर इन्हें ठंडे पानी की पट्टी कर दीजिएगा और हो सके तो स्ट्रेस न लेने दीजिए। अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी आंखें लगातार धृति के ऊपर ही बनी हुई थी। डॉक्टर अपना बैग लेकर गेट की तरफ जाने लगी तभी अक्षराज ने कहा, उसके गाल पर चोट आई है, उसकी कोई दवा। अक्षराज की बात सुन वो डॉक्टर डर गई क्योंकि उसने पहले ही धृति के गालों पर वो निशान देख लिया था और वह तब से लग रहा था कि अक्षराज ने ही धृति को मारा है और इसलिए उसे बुखार है। लेकिन वो डर से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। पर जब अक्षराज ने ये सवाल किया वो चुप भी नहीं रह सकती थी। उसने अपना सिर हिलाया और अपने बैग से एक ऑइंटमेंट देते हुए कहा, ये इसके गाल पर लगा दीजिए, दर्द और निशान दोनों चला जाएगा। अक्षराज ने अपने सर हाँ में हिलाया और डॉक्टर को रूम के बाहर कर दिया। उसने रघु को देखते हुए कहा, डॉक्टर की फीस के साथ नाइट शिफ्ट की फीस लगाकर इन्हें दे देना। रघु ने अपना सिर हिलाया और ये देख अक्षराज वापस से अपने कमरे में चला गया। अंदर कमरे के आते के साथ ही उसने जल्दी से ऑइंटमेंट को धृति के गालों पर लगाया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कमरे में आया और अब उसके हाथों में एक बोल और एक कपड़ा था। अक्षराज धृति के पास बिस्तर पर बैठ गया और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगा। शायद शादी के बाद वो आज पहली बार अपने बिस्तर पर बैठ रहा था। क्योंकि वो धृति को थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था इसलिए वो काउच पर सोता था जहां उसकी बॉडी बिल्कुल फिट नहीं आती। उसकी वजह से उसकी बैक में पेन हो गया था और नींद न पूरी होने की वजह से उसका हेडेक बढ़ता जा रहा था। क्या उसे इस चीज से प्रॉब्लम थी? नहीं। क्या वो धृति को इसके लिए ब्लेम करने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। स्वीट टॉर्चर हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड, ठाकुर हवेली। अक्षराज ने जैसे ही धृति की आवाज सुनी वो अपने ख्यालों से निकला और वॉशरूम के दरवाजे के पास जाते हुए बोला, हम यही है धृति। धृति जो वॉशरूम के अंदर थी, अक्षराज की आवाज सुन उसने गहरी सांस ली और फिर अपने आप को सामने लागे आईने में देख खुद से बोली, इन्हें कैसे बोलूं अब? लेकिन बोलना तो पड़ेगा, धृति कब तक ऐसे ही वॉशरूम में रहने का इरादा है? खुद को कन्विंस करने के बाद धृति ने धीरे से कहा, अक्ष, आप अंदर आ सकते हैं क्या? धृति ने इतना कहा और जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली मानो इतना सुनते ही अक्षराज की गुस्से भरी लाल आंखें उसे दिखाई दी हो। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति के ये शब्द सुने उसे अपने कानों पर एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपना सर नामे हिलाया और खुद से बोला, ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? अक्ष कंट्रोल उद्धरण चिन्ह डॉट। धृति ने जब अक्षराज की कोई आवाज नहीं सुनी उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, अक्ष, क्या आप बाहर हैं? इधर अक्षराज ने जल्दी से अपने ख्यालों को साइड करते हुए धृति से कहा, हाँ धृति हम बाहर हैं, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अक्षराज की बात सुन धृति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ क्या आप अंदर आ सकते हैं? क्या अंदर? अक्षराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं लेकिन उसने बिना कुछ और सोचे जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया।
उसे डर था कि धृति की तबीयत फिर से ना खराब हो जाए, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसे अब अपने आने पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि धृति अपने ब्लाउज के हुक्स को लगाने की कोशिश कर रही थी। उसकी एनकेड वाइट बैक मिरर के रिफ्लेक्शन में साफ साफ दिख रही थी। अक्षराज को अपने सामने देखते ही धृति एक पल के लिए रुक गई और उसे देखने लगी। वही अक्षराज ने 2 पल ऐसे ही देखने के बाद जल्दी से पीछे घूमते हुए कहा, माफ कीजिए, हमको लगा कि तुम्हारा फीवर वापस आ गया, इसलिए ऐसे अंदर। अभी अक्षराज इतना ही कह रहा था कि धृति ने उसे रोकते हुए कहा, अक्ष, क्या आप मेरी हुक लगा देंगे? धृति ने अपनी दोनों आंखें नीचे करते हुए कहा। इतना कहने भर से उसका पूरा चेहरा किसी टमाटर की तरफ लाल हो गया था। जी। अक्षराज ने एडम्स एप्पल मूव करते हुए धृति से दोबारा पूछा। उसे लग गया कि आज उसका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। वो हर बार गलत क्यों सुन रहा था? जी, वो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। क्या आप? इतना कहते कहते धृति चुप हो गई। अब उसे लग रहा था कि अक्षराज को गुस्सा आ रहा है। वही अक्षराज ने पीछे घूमते हुए कहा, हम कर देते हैं। धृति ने अपनी आंखें उठाकर अक्षराज को देखा और अपने सर हाँ में हिलाते हुए पीछे घूम। उसके लंबे बाल उसकी बैक पर बिखरे हुए, उसकी येलो साड़ी उसकी बॉडी कर्व्स को परफेक्टली हक किए हुए थे। अक्षराज ने धीरे से उसके लंबे बालों को आगे किया और धृति की वाइट बैक उसके आंखों के सामने थी। उसकी लंबी पतली उंगली धृति के ब्लाउज के साइड एंड को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, मानो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही धृति, उसकी तो सांसें ही रुक चुकी थी, मानो अभी वो अक्षराज की बाहों में आ जाएगी एक बार फिर से सांसें ना लेने की वजह से। उसने आगे बढ़ते हुए हुक्स को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन शायद आज लॉक की किस्मत खराब थी। एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कोशिश के बाद भी लॉक बंद हो ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद अक्षराज फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब उसके चेहरे पर यह साफ साफ दिख रहा था। उसने बड़े बड़े वेपन्स चलाने आते थे, लेकिन ये एक छोटी सी हुक ने उसे परेशान कर दिया था। धृति भी उसकी फ्रस्ट्रेशन भाप चुकी थी, लेकिन इतनी करीबी में वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। धृति, हम अपना दांत यूज करके इसे लगाने की कोशिश करते हैं, अक्षराज ने फ्रस्ट्रेशन से उस हुक को घूरते हुए कहा। ये सुनते ही धृति की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अक्षराज के गुस्से की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी उसे अक्षराज की गर्म सांसें अपने बैक पर फील हुई और इसे फील करते ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपनी साड़ी पर कस हुए थे। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि अक्षराज का क्या असर है उसके ऊपर। वही अक्षराज जो फ्रस्ट्रेशन में पूरी तरह से डूब चुका था, वो ये तक भूल चुका था कि वो दोनों अभी कितने करीब है। उसने बस अभी इस हुक को लगाना था जो कि अपने नखरे दिखा रहा था। उसके दोनों हाथ धृति के बाजू पर थे और वो ब्लाउज के हुक को अपनी दांत से पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके लिप्स हुक से फिसल धृति की नाक डी बैक को टच कर गए। अक्षराज की पूरी बॉडी में एक करंट सा फैल गया और वो अगले ही पल वापस से हकीकत में आ गया। उसे अब एहसास हो गया था कि वो और धृति कितने करीब है। वही धृति ने जैसा ही अपने ठंडे बदन पर अक्षराज के गर्म होठों को महसूस किया, उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्स से भर गई। आहा! अंडरस्कोर धृति ने अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए अपने मौन को कंट्रोल किया। अक्षराज की इतनी करीबी उसकी बॉडी में अजीब से इमोशंस और सेंसेशन ला रहे थे, जो कि धृति के लिए बिल्कुल नए थे। वही अक्षराज गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी गर्म सांसें इस सिचुएशन को और भी इंटेंस बना रहे थे। उसने एक बार वापस से हुक को अपने दांत में लिया और फिर उसे लॉक करते हुए धृति से दूर हो गया। उसकी नज़र धृति के ऊपर गई जो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। उसके हाथ उसकी साड़ी में कसे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्स से भरी हुई थी। ये देख पता नहीं क्यों अक्षराज के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हो गया ये, हम बाहर जा रहे हैं। इतना कहते हुए अक्षराज जल्दी से वॉशरूम से निकल गया। उसने धृति के कुछ कहने तक का इंतजार नहीं किया, क्योंकि अगर वो एक भी पल यहाँ रुका तो उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल चला गया होता। उसके वो इमोशंस बाहर आ गए होते जो उसने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। धृति ने जैसे ही अक्षराज की बात सुनी और उसके फुटस्टेप्स सुने, उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और अपने रिफ्लेक्शन को आईने में देखा। उसका बदन कांप रहा था और उसका चेहरा काम और टमाटर ज्यादा लग रहा था। ब्लश उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उसके दोनों गाल एकदम सुर्ख गुलाबी हो गए थे। उसे अभी भी अक्षराज का टच फील हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, धृति।
आपसे अपनी बियारत साथ लेकर आना। ये कहते हुए धृति को थोड़ी देर पहले की बात याद आ गई। जब वो बात लेकर कपड़े पहनने आई तब उसने देखा कि उसका बियारत क्लोसेट में ही रह गया है। अब वो न तो बाहर जाकर ला सकती थी और न ही यक्षराज से मांग सकती थी। इसलिए उसने पहले ब्लाउज पहनने का सोचा और बाद में बियारत लेकर वो फिर वॉशरूम में आ जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत आज इतनी बुरी थी कि ब्लाउज का हुक भी उससे नहीं लग रहा था। तब जाकर उसने अक्षराज की मदद ली, जो कि एक स्वीट टॉर्चर से कम नहीं था। अक्षराज की गर्म सांसें, उसका टच, उसके होंठ जिसने उसकी बैक को टच किया था, सब एक एक करके धृति को दोबारा से याद आ रहा था। और उसका छोटा सा गोल चेहरा और भी लाल हो रहा था। वही अक्षराज जो वॉशरूम से निकलते ही कमरे से भी निकल गया था। उसके बिखरे बाल इस बात का सबूत थे कि उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ है। वो बस जल्दी से जल्दी कहीं जा रहा था। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा उसे मालती जी की आवाज आई, अक्ष, कहाँ जा रहे हो? अक्षराज ने जैसे ही मालती जी की आवाज सुनी उसने पीछे घूमते हुए कहा, हाँ दादी, वो काम है कुछ। ये कहते हुए वो कहीं खोया खोया लग रहा था। ये देख मालती जी ने आगे कहा, तुमको क्या हुआ? का तुम्हारा भी तबीयत बहुरिया जैसा खराब हो गया? मालती जी की बात सुन अक्षराज ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या मतलब? यही कि ये लाल लाल टमाटर बनकर कहाँ जा रहे हो? बड़े ठाकुर, मालती जी ने अक्षराज के लाल चेहरे को देखते हुए कहा। टमेटोज इन ठाकुर हवेली हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। ठाकुर हवेली, लाल टमाटर। ये सुनते ही अक्षराज ने अपने हाथों से अपने गालों को टच किया और मालती जी की तरफ देखा, जो कि उसकी ये हरकत देख हंसना रही थी। मालती जी ने हंसते हुए कहा, लगता है बहुरिया का रंग चढ़ने लगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए तो सुबह सुबह ये लाल लाल टमाटर बनकर घूम रहे हो अक्षराज ठाकुर। मालती जी की बात सुन अक्षराज के आंखों के सामने कमरे में हुआ एक बार फिर से रील की तरह चलने लगा। उसे अपनी पूरी बॉडी में गूसबम्स महसूस हो रहे थे। लेकिन अगले ही पल खुद को कंट्रोल करते हुए मालती जी कहा, नहीं दादी, वो बस गर्मी की वजह से ये हमारा चेहरा लाल हो गया है। गर्मी बहुत बढ़ गई है ना बेगूसराय में। अक्षराज ने जल्दी से बात घुमाते हुए कहा, वरना उसकी दादी पता नहीं उसका क्या हाल करती। और धृति उसके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक बनती जा रही थी। उसने खुद नोटिस किया था जब भी धृति का नाम उसके सामने आता था तो उसके शरीर में अजीब से चेंजेस होने लगते और उसके चेहरे का क्या कहना, वो तो सच में टमाटर की तरह लाल हो जाता है। हाँ हाँ दिख रहा है, कौन सा गर्मी का असर हो रहा तुम पर? मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षराज ने अपना सरना में हिलाया और कहा, हम जा रहे हैं, कुछ काम आ गया है फैक्ट्री में। वो अब और मालती जी के सामने अपनी फीलिंग नहीं छुपा सकता था, इसलिए उसने फैक्ट्री का बहाना बनाया। मालती जी ने अपना सिर हिलाया और अक्षराज भी ठाकुर हवेली से बाहर निकल गया। अक्षराज को जाता देख मालती जी ने कहा, प्रभु, हमने अपनी पूरी जिंदगी में बस तुमसे एक ही चीज मांगी थी, वो थी बेगूसराय की गद्दी जो तुमने हमको दी। अब एक और चीज मांग रहे हैं और वो है हमारी अक्षराज की खुशियाँ। हम जानते हैं तुम हमारी ये इच्छा भी पूरी करोगे। इतना कह मालती जी ने गहरी सांस ली और बैठे बैठे ही सेकंड फ्लोर की तरफ देखते हुए आगे कहा, हमारे अक्ष ने बहुत सहा है, बचपन से लेकर अपना आपको पॉलिटिक्स और बिजनेस में लगा दिया, कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया, बस अब तुम ही उसे उसकी सारी खुशियां दे सकती हो बहुरिया। कमरे में धृति ने अपने आप को आखिरी बार आईने में देखा और कमरे से निकल गई। इतने देर कमरे में रहना ये नई बहू के लिए अच्छी बात नहीं, और अब तो वो ठाकुर खानदान की बहू है। वो डरते हुए कमरे से निकल गई। भले ही अक्षराज ने उसे बता दिया था कि उसने सबको पहले ही उसके बुखार के बारे में बोल दिया था, लेकिन फिर भी अब वो चला गया था, कहीं उसके जाने के बाद ये लोग बदल गए तो। जैसा कि टीवी में होता है, धृति ने ये सोचते ही अपनी आंखें बंद की और भगवान से कहा, बस भगवान जी आज बचा लीजिए, आगे से लेट नहीं करूंगी। ये कह वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। धृति अपना पल्लू ठीक करते हुए नीचे हॉल में आ रही थी। उसकी नज़र मालती जी पर जो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। वो जल्दी से नीचे आए और मालती जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, सॉरी दादी, वो हम लेट हो गए। हाँ हाँ हमको पता है, अक्षराज बता कर गया है। अब कैसी हो? मालती जी ने धृति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। धृति ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अब ठीक है दादी। हम जाओ, पहले कुछ खा लो, अभी शादी हुई है, ताकत चाहिए होगी तुमको हमारे अक्ष को झेलने के लिए। मालती जी ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए धृति से कहा। वही धृति ने जैसी ही दादी की ये बात सुनी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंख नीची कर ली। वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी मालती जी से अब।
ऊपर से उसके मन में अब गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। वो एक पल के लिए खुद को अक्षराज के साथ इमेजिन करने लगी थी, लेकिन अभी वो और कुछ सोच पाती कि उसे मालती जी की आवाज वापस आए, अब जाओ और खा लो कुछ। पता नहीं ऐसा भी क्या हम बोल दिए जो दोनों पति पत्नी सुबह से टमाटर बने जा रहे हैं आज। ये कहते हुए मालती जी अपने कमरे की तरफ चली गई। वही उनकी आखिरी लाइन सुन धृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुबह से मतलब कि वो सब होने के बाद धृति ने जल्दी से सोचा, क्या अक्षराज की हालत भी उसकी तरह थी? क्या इसलिए अक्षराज इतनी जल्दी वॉशरूम से निकला था? अभी वो अपने सवालों को सोच ही रही थी कि उससे सीमा जी की आवाज आई जो अभी किचन से निकल रही थी। धृति बेटा आ गई तुम। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? हमने सुना अक्षराज कह रहा था कि तुम्हें कल रात बुखार आ गया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सीमा जी धृति के पास आ चुकी थी। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हम आप ठीक है, वो बस इसलिए सुबह देर से। उद्धरण चिन्ह। अरे बेटा क्या हुआ, लेट हो गया तो तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है समझी। अब आओ नाश्ता कर लो। सबने कर लिया। सीमा जी धृति को समझाती हुई डाइनिंग टेबल तक ले आई। धृति के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। आखिर ये लोग इतने भी बुरे नहीं जितना उसने इन लोगों के बारे में सुना था। तभी धृति को ध्यान आया और उसने धीरे से सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ उन्होंने नाश्ता कर लिया। सीमा जी ने एक नज़र धृति को देखा और फिर वापस से उसकी प्लेट लगाते हुए कहा, हाँ बेटा तुम्हारे उन्होंने भी नाश्ता कर लिया, अब तुम भी कर लो। धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और नाश्ते की प्लेट लेकर खाने लगी। लेकिन उसे ऐसे देख सीमा जी के मन में हजार ख्याल चल रहे थे। उन्होंने धृति की तरफ देखते हुए कहा, बेटा सच में अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर तुम कहो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। धृति ने खाने पर ध्यान देते हुए कहा, हम आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जोर जोर से खांसने लगी जब उसने सीमा जी का अगला सवाल सुना। बेटा वो अक्षराज ज्यादा दर्द तो नहीं देता ना रात को? क्या इसलिए तुम्हारी तबीयत? सीमा जी ने अपना दूसरा सवाल बीच में छोड़ दिया और धृति के पास जाते हुए उसे जल्दी से पानी दिया। बेटा क्या हुआ, ठीक हो तुम? सीमा जी ने उसकी बैक से हिलाते हुए कहा। वही धृति ने जल्दी से पानी पिया और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, इतनी बुरी तरफ खांसने की वजह से, लेकिन उसकी हालत उससे भी बुरी थी सीमा जी की वो बात सुनकर। ये लोग ऐसा ही सोचते हैं क्या बस? धृति ने अपने मन में सोचा, लेकिन वो देख सकती थी कि सीमा जी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो सच में उसकी क्या कर रही थी? धृति ने अपना सर नीचे करते हुए धीरे से कहा, नहीं माँ, कल सच में बस बुखार था, वैसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही है। सीमा जी ने एक छोटी सी स्माइल की और अपना सिर हिला दिया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, हम चाहते हैं बस तुम दोनों खुश रहो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। मेरा अक्ष जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसका दिल बहुत मासूम है। धृति तुम उसका ख्याल रखना। बोलो रखोगी ना? उद्धरण चिन्ह। धृति सीमा जी की आंखों में देख सकती थी कि वो अक्षराज से कितना प्यार करती है, लेकिन उनकी बातें इतनी अजीब क्यों लग रही थी, मानो कुछ अलग था अक्षराज और सीमा जी के बीच जो उसे नहीं पता था। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ माँ हम रखेंगे उनका ख्याल। ये सुनते ही सीमा जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने धृति को अपने गले से लगा लिया। टाइम्स भैया जी अब भाभी कैसी है? रघु ने अक्षराज को देखते हुए कहा जो फैक्ट्री के कुछ पेपर्स देख रहा था। धृति का नाम सुनते ही अक्षराज के आंखों एक सामने एक बार फिर धृति का सुबह वाला चेहरा आ गया। उसने एक नज़र रघु को देखा और वापस पेपर की ओर देखते हुए बोला, ठीक है। वो जानता था कि रघु उससे कितना अटैच्ड है, आखिर जब से उसने अपना होश संभाला है तब से वो अक्षराज के साथ है, इसलिए अक्षराज भी रघु को अपना छोटा भाई मानता है। वरना रघु के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे भैया कहकर बुलाए। वो सबके लिए बड़े ठाकुर था, ठाकुर खानदान का बड़ा बेटा। थोड़ी देर काम करने के बाद अक्षराज को कुछ याद आया और उसने रघु को देखते हुए कहा, जो कि सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वो अग्रवाल और उस जमीन का जितना भी फाइल है सब हमारे पास लेकर आओ। वो भाभी जी के पापा सुरेश अग्रवाल का, रघु ने कंफर्म करते हुए कहा। अक्षराज ने ये सुन अपना सर हिलाया और उसकी आंखों के सामने धृति के गालों के निशान घूम गए। उसने अपनी मुठिया जोरों से कस ली और कहा, कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ रही है उनको आजकल, उनका हिसाब लगाना जरूरी है। रघु जारी है। टाइम्स नेक्स्ट चैप्टर स्पॉइलर। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अक्षराज ने अपनी आंखें हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहा।
वो धृति को इस हालत में यहाँ देख गुस्से से भर गया था। वो जानता था कि किसके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन कितनी गंदी नजर रख सकता है। आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप फ्रेश हो जाए, हम आपका खाना निकाल देते हैं, धृति ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा जिसमें नींद भरी हुई थी। उसकी नजर अक्षराज के ऊपर गई जो कहीं खोया खोया लग रहा था। He can burn the world for her hollow circle containing filled circle. ठाकुर's unwanted bride. नजर रखना कुछ भी हो जाए लेकिन ये जमीन उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। बाकी तुमको पता है क्या करना है उसके साथ जो अक्षराज ठाकुर से चालबाजी करता है, अक्षराज ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रघु ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिक्र मत कीजिए भैया जी, आप बस भाभी के साथ समय बिताए, बाकी आपका रघु देख लेगा। रघु की बात सुन अक्षराज ने उसे अपनी आंखें दिखाई लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन उसकी आंखों के सामने धृति का चेहरा घूम गया। वो सुबह के इंसिडेंट के बाद घर नहीं गया था लेकिन उसने धृति की खबर ले ली थी कि अब वो ठीक है। फिर भी जब तक वो उसे एक बार खुद से नहीं देख लेता उसे सुकून नहीं मिलेगा। अब रात के 11 बज चुके थे। क्या आज भी धृति उसका इंतजार कर रही होगी जैसे वो कल? अक्षराज के मन में ये ख्याल जैसे ही आया उसने एक गहरी सांस ली। वो और कुछ नहीं सोचना चाहता था लेकिन उसकी हर कोशिश धृति के आगे आकर रुक जाती थी। उसने सोच में डूबा देख रघु ने कहा, भैया जी आप निकले ठाकुर हवेली के लिए, अब यहाँ का सारा काम हो गया बस। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए फैक्ट्री से निकल गया। फैक्ट्री बेगूसराय के आउटर एरिया में थी और यहाँ से वापस ठाकुर हवेली पहुँचने में लगभग 2 घंटा लगेगा। टाइम्स 1 बजे ठाकुर हवेली। अक्षराज अपने बड़े कदमों से हाल के अंदर आ रहा था। आज हॉल में कुछ लाइटें अभी भी जल रही थीं। उसकी नज़र अपने आप ही सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसके कदम बीच में ही रुक गए और उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे बैठे सो रही धृति पर गई, जिसका सिर पर रखा पल्लू सरक चुका था और साड़ी फिसलने की वजह से उसकी पतली कमर दिखाई देने लगी थी। उसने अपना सिर घुमाकर हवेली के चारों तरफ देखा और फिर धृति की तरफ बढ़ गया। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अक्षराज ने अपनी आंखें हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहा। वो धृति को इस हालत में यहाँ देख गुस्से से भर गया था। वो जानता था कि किसके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन कितनी गंदी नजर रख सकता है। आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप फ्रेश हो जाए, हम आपका खाना निकाल देते हैं, धृति ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा जिसमें नींद भरी हुई थी। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो कहीं खोया खोया लग रहा था। हाँ, धृति ने अपनी स्लीपी वॉइस में अक्षराज को घूरते हुए कहा। अक्षराज ने धृति को देखा और उसके ऊपर धीरे धीरे झुकने लगा। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। उसको अपने ऐसे पास आता देख धृति की तो नींद ही उड़ गई। वो एकटक अक्षराज की तरफ देखने लगी। उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। वही अक्षराज अब रुक चुका था। उसके और धृति के बीच में बस हल्की हवा जाने की जगह बची थी। अक्षराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखते ही धृति की सांसें रुक गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि अक्षराज उसे मारने वाला है, पर जैसे ही उसने अपने कमर पर कुछ महसूस हुआ उसने जल्दी से आंखें खोली और वो एक पल के लिए अक्षराज को देखती रह गई। अक्षराज उसकी साड़ी जो फिसल चुकी थी और उसकी कमर को विजिबल बना रही थी, वो उसे अच्छे से टक कर रहा था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि दोनों ही एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर सकते थे। अक्षराज ने जैसे ही साड़ी को ठीक किया वो अगले ही पल धृति से दूर हो गया। धृति देख सकती थी कि अक्षराज के दोनों कान लाल हो चुके थे, साथ ही उसके बॉडी के बेबी हेयर्स खड़े हो चुके थे। धृति को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसकी नींद लग गई और उसे ये बात भी पता नहीं लगी कि उसकी साड़ी फिसल चुकी थी। अगर अक्षराज की जगह कोई और होता तो इसके बाद का तो वो सोच भी नहीं सकती। उसने जल्दी से कहा, सॉरी, हमारी आंखें लग गई और पता नहीं कब हम आएंगे से ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो। वो आगे कहते रुक गई और अक्षराज की तरफ देखने लगी मानो देख रही हो कि कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आ रहा। लेकिन अक्षराज का चेहरा बिल्कुल इमोशनल लेस, जो कि वो बहुत दिनों बाद देख रही थी। वरना अक्षराज जब भी उसके पास होता था तो उसके चेहरे के कोई ना कोई इमोशंस जरूर रहते थे, भले ही वो दिखता नहीं था लेकिन वो महसूस कर सकती थी। पर आज क्या वो हर्ट हो चुका था या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी थी? अभी वो अपने ख्यालों में थी कि उसे अक्षराज की आवाज आई, हम। इतना कह अक्षराज चुप हो गया। शायद वो और कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने चुप रहना ही चुना और बिना धृति की तरफ देखे ऊपर कमरे में जाने लगा।
वही धृति उसे जाता देख रही थी। अक्षराज की आंखों में कुछ तो था जो वो महसूस कर पा रही थी। वो अक्षराज के आगे कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अक्षराज बिना उसकी तरफ देखे सीढ़ियों की तरफ चला गया था। उसे अब बुरा लग रहा था। अभी वो अपना सर नीचे कर ही रही थी कि उसे अक्षराज की आवाज़ फिर से आए, हमारे अलावा इस हवेली में और भी लोग रहते हैं जिनके नज़रों से तुम अभी तक वाकिफ नहीं हो, लेकिन हम हैं और हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि उनकी आंखें नोच कर तुम्हारे सामने रख दे जो तुम्हें गलत नज़रों से दिखे। अक्षराज ठाकुर की बीवी हो तुम। नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर रहना है तुम्हें धृति। बाकी पूरी दुनिया को हम देख लेंगे। He is not anyone who will blame his women for others' bad intention. He is AKSHRAAJ Thakur. He can literally burn down the fucking world for causing his women pain. इतना कह वो बिना एक भी पल रुके वहां से चला गया। वही धृति अभी भी उसे एकटक देखे जा रही थी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षराज ने क्या। धृति का आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सोचने लगी, ही इज फॉर रियल। यहाँ उसकी गलती थी साफ साफ, उसे खुद की खबर नहीं थी। ठाकुर हवेली में हर वक्त नौकर से लेकर कोई ना कोई आता रहता था, और अगर उसे ऐसे कोई भी इस वक्त देखता तो गलत ही सोचता, और क्या पता कुछ गलत भी हो सकता था उसके साथ। लेकिन अक्षराज ने दूसरे की तरह उसे ब्लेम नहीं किया। उसने देखा था दूसरे को कोई भी सिचुएशन हो, गलती हमेशा एक लड़की की दे दी जाती थी, लेकिन ये अक्षराज था, वो अलग था। सच में वो अलग था। ये धृति जो बिल्कुल अक्षराज की बातों में डूब चुकी थी और उसकी बातों को बार बार फील कर रही थी, वही दूसरी तरफ अक्षराज कमरे में आते के साथ अपने बालों को जोर से पकड़ खुद को कंट्रोल करने लगता है। आह अक्षराज, आह हो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम किसी की नज़र उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पूरी दुनिया जला देंगे अगर किसी ने भी उसकी तरफ अपने आंखें उठाने की कोशिश की तो। ये कहते हुए अक्षराज वॉशरूम की तरफ चला गया खुद को शांत करने के लिए। वो जानता था इतने गुस्से के बाद उसे कोल्ड शावर की जरूरत थी। टाइम्स कुछ पल बाद अक्षराज एक वाइट कॉटन कोट और पैंट पहन नीचे आ रहा था। उसकी नज़र डिनर टेबल के पास खड़ी धृति के ऊपर गई, जो बड़ी मुश्किल से अपनी साड़ी को पकड़ खाना निकालने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज चुपचाप उसके पास आ गया और टेबल पर बैठ गया। धृति ने जल्दी से उसके सामने खाने की प्लेट रख दी और चुपचाप साइड में खड़ी हो गई। अक्षराज ने 2 पल उसे देखा और फिर धीरे से कहा, धृति। हाँ। धृति ने जल्दी से अपनी नजरें उठाकर अक्षराज की तरफ देखा। हाँ आओ बैठो हमारे साथ। अक्षराज ने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हम कैसे? धृति ने एक बार पूरे हॉल की तरफ देखते हुए कहा। उसने अभी तक अक्षराज के साथ बैठकर नहीं खाया था। उसकी मम्मी ने हमेशा कहा था कि शादी होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पति के बाद खाना है। तो फिर वो कैसे? अभी वो अपने ख्यालों में थी कि अक्षराज ने फिर से कहा, धृति कोई नहीं देख रहा आओ। अक्षराज ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा। वो थक चुका था और वो ये भी जानता था कि धृति ने कुछ नहीं खाया होगा सिर्फ उसकी वजह से। धृति अब बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ गई और कुर्सी पर बैठ गई। उसे अब जाकर चैन मिला। एक तो इस हैवी साड़ी के वजह से उसका पूरा बदन दुख रहा और ऊपर से ये भूख। अक्षराज ने एक दूसरी प्लेट ली और उसमें खाना निकलते हुए धृति की तरफ बढ़ा दिया। अब खाओ मेरे साथ। उसकी ये हरकत पर धृति चुपचाप उसे देखती रह गई। वो अब कुछ सोचना नहीं चाहती थी, वरना वो पागल हो जाती। उसने अपना सर हिला दिया और खाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही अपना अपना डिनर पूरा कर चुके थे। धृति सारे प्लेट्स लेकर किचन की तरफ जा चुकी थी। अक्षराज ने उसे रोका और प्लेट्स ले जाने लगा। शायद वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे कैसे अक्षराज को काम करने दे सकती थी। उसने अक्षराज को इंतजार करने कहा और वो जल्दी से प्लेटें लेकर आ गई। वही अक्षराज चुपचाप सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। वो ऐसे तो धृति को छोड़कर जा नहीं सकता था। उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन धृति तो उसे काम करने ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद धृति किचन से बाहर आई। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली, अक्षराज ने अपना फ़ोन छोड़ दिया और सोफे से उठ गया। अब तक उसकी आंख नींद से लाल हो चुकी थी, जो कि धृति साफ साफ देख सकती थी। उसने अभी जैसे ही अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया, उसका पैर साड़ी की लेंथ में फंस गया और उसका एक पैर बुरी तरफ से ट्विस्ट हो गया। वो हमको पाप लगेगा। हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। धृति ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्विस्ट की वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया
अक्षराज जो अब तक उसके पास आ चुका था, उसने अगले ही पल धृति को अपनी बाहों में ले लिया और जल्दी से कहा, क्या तुम ठीक हो? धृति ने अपना सिरनामे हिलाया, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके पैरों में अब दर्द हो रहा था। उसने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, शायद मेरा पैर ट्विस्ट हो गया है। अक्षराज ने 2 पल के लिए धृति को देखा और फिर उसके पैरों को, और अगले ही पल बिना कुछ और सोचे उसने धृति को अपनी बाहों में उठा लिया। धृति ने भी जल्दी से उसके कुर्ते को अपनी मुट्ठी में ले लिया और उसे देखने लगी। उसने कुछ कहा नहीं। अगर कोई और वक्त होता तो हरगिज़ अक्षराज के बाहों में नहीं आती, लेकिन सच में उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। अक्षराज ने उसे कमरे में लाते हुए बैग पर बिठा दिया और साइड डावर से एक स्प्रे निकाल बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या हम? हाँ। धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। क्या सच है कि अक्षराज ने अभी बिस्तर पर बैठने से पहले उसकी इजाजत ली थी? अभी वो ये सोच ही रही थी कि अक्षराज ने सामने बैठते हुए धृति के पैरों को अपने हाथों में ले लिया। आह, ये आप क्या कर रहे हैं? आह, धृति ने जल्दी से अपने पैरों को अक्षराज से दूर करते हुए कहा। शश, चुप, हमको देखने दो, अभी ठीक हो जाएगा, अक्षराज ने धृति के पैरों को अच्छे से देखा हुआ कहा। धृति का सर अब सच में लग रहा था कि फट जाएगा, ये शख्स उसे पागल कर देगा। उसने धीरे से अपने पैरों को अक्षराज की पकड़ से निकलते हुए कहा, नहीं, आह, ये गलत है, आप हमारे पैर मत छूइए। धृति की ये बात सुन अक्षराज के हाथ रुक गए और उसने धृति की तरफ एक क्वेश्चन लुक के साथ देखते हुए कहा, और वो क्यों? वो हमको पाप लगेगा, आप हमारे पति हैं और आपको हमारे पैर नहीं छूने चाहिए। धृति ने अपनी आंखें नीचे कर अपनी साड़ी की हेम को देखते हुए कहा। उफ, उसकी आंखें। धृति एक और पल अक्षराज की आंखों में और नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों में कोई ऐसी पावर जरूर थी जो धृति की दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी थी। अक्षराज ने जैसी धृति की बात सुनी, वो उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा। वही उसे कुछ न कहता देख धृति ने फिर से अपनी आंखें उठाए और कहा, मम्मी ने कहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक शादी में दोनों ही एक समान होते हैं और किसी को कोई पाप नहीं लगता। ये कहते हुए अक्षराज ने फिर से अपना ध्यान धृति के पैरों में लगा दिया। वही धृति उसकी ये बात सुन 2 पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन कुछ सोचते ही उसने दोबारा कहना शुरू किया, वो शश, अब हमको स्प्रे लगाने दो वरना दर्द बढ़ जाएगा। अक्षराज ने धृति को देखते हुए कहा और स्प्रे की कैप ओपन कर उसके पैरों की तरफ बढ़ गया। स्प्रे करने के बाद अक्षराज ने जेंटली वोहा मसाज किया और एक नज़र धृति को देखा। धृति की आंख भी अक्षराज की आंखों से टकरा गई और अगले ही पल धृति का चेहरे दर्द से भर गया। प्लीज नहीं, आह, अक्ष, दर्द, आह, दर्द हो रहा है, आह, धृति की आवाज कमरे में गूंज गई। हो गया धृति, बस शश, चुप, बस थोड़ी देर हो गया, थोड़ा सा सह लो बस। अक्षराज ने धृति के आंसू को पोंछा और उसके लाल चेहरे को देखते हुए कहा जो आंसू से भरा था, और ये हो गया। आह, धृति का शरीर अक्षराज के ऊपर आ चुकी थी। अब उसके हाथ अक्षराज के कुर्ते को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ रखे थे। अक्षराज ने धृति के बालों को सहलाने लगा। दोनों ही इस पल बेहद करीब थे जिसका एहसास अक्षराज को था, लेकिन धृति इस वक्त किसी बच्चे की तरह बिल्कुल उसके सीने से लग रही थी, जिसे अक्षराज खुद से अलग नहीं कर सकता था। धृति, अब ठीक है, अक्षराज ने कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं उसने कुछ ज्यादा जोर से तो उसके पैरों को ट्विस्ट नहीं कर दिया, जिससे अब धृति का दर्द बढ़ गया हो। लेकिन अक्षराज के सवाल को सुन उसे अपने हालत का एहसास हुआ। वो धीरे से अक्षराज से अलग हो गई और अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। अक्षराज की नज़र धृति के मासूम चेहरे पर बनी हुई थी। उसके गालों पर अभी भी आंसू लगे हुए थे। ये देखते ही उसने आगे बढ़कर धृति के गालों पर अपना हाथ रख दिया और आंसुओं को पोंछने लगा। वो वक्त इतना खो चुका धृति के चेहरे में कि उसके आसपास की कोई खबर नहीं थी। आंसू पोंछने के बाद धृति के चेहरे पर आ रहे बालों को उसने कानों के पीछे टक कर दिया और उसकी डीप और ब्यूटीफुल ब्राउन आइज में देखने लगा। वही धृति जो एक टक अक्षराज को देखे जा रही थी, उसके हाथों को फील कर पा रही थी वो, और जैसे ही अक्षराज के उसके बालों को टक किया उसकी आंखें अपने आप ही अक्षराज के आंखों से टकरा गई। 2 पल ऐसे ही एक दूसरे के आंखों में। अक्षराज बेड से उठ गया और अपने काउच की तरफ जाते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। धृति ने बस हम कहा और बिस्तर पर लेट गई। धृति की नज़र अक्षराज के काउच पर गई, जहां वो स्ट्रगल करते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी और 6 फीट हाइट उस सोफे में बिल्कुल भी एडजस्टेड नहीं थी। ये देख उसने कुछ सोचा और फिर उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। सुबह का वक्त,
तुमने जो किया है उसके बाद तुम हमसे दोबारा बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है अगर हम आखिरी पल में सारा कुछ नहीं संभालते तो क्या हो चुका था? ठाकुर खानदान की इज्जत चली गई होती। बस तुम्हारे वजह से। चिराग, सीमा जी फोन के दूसरे तरफ वाले शख्स से गुस्से में बोली। माँ, लेकिन हमने आपको बोला था कि हमको शादी नहीं करनी है, फिर भी आप। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, चिराग फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। तुमको जरा भी पता है तुम्हारे वजह से एक बार फिर से हमको गलत मान बैठा। सीमा जी शादी वाले दिन की बात याद करते हुए बोली। एक मिनट, अक्ष भैया, आपने अक्ष भैया के साथ क्या किया? चिराग की आवाज में अब तक एक गुस्सा आ चुका था जो कि सीमा जी भी एहसास कर सकती थी। चिराग को पता था कि सीमा जी और अक्षराज के बीच रिश्ता कैसा है और इसलिए उसने फिर से कहा, माँ बोलिए आपने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हमने अक्ष को धृति से शादी करने के लिए कहा तुम्हारे जाने के बाद। जारी है। एक और ट्विस्ट, अक्षराज ने धृति से शादी क्यों की और क्या है सीमा जी और अक्षराज के बीच का राज? नेक्स्ट पार्ट पढ़ना मत भूला, कुछ राज खुलने वाले हैं और अब शुरू होगा रोमांस का सिलसिला विंकिंग फेस। वार्निंग, अपसाइड डाउन फेस, हार्ट, हैंड्स, लाइट स्किन टोन। गाइस आई नो मैं डेली चैप्टर्स नहीं दे रही क्योंकि यू ऑल आर नॉट सपोर्टिंग, बस रिव्यू ही तो मांग रही हूँ। जितने लोग पढ़ते हैं उतने रिव्यू नहीं आते। अगर रिव्यू नहीं दोगे तो ये स्टोरी ऑफ हो जाएगी, लेकिन मैं स्टोरी को ऑफ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कहती हूँ रिव्यू दे दिया करो। सिर्फ हमको नाश्ता देने के लिए यहाँ आए हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल। ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। चिराग की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने जैसे ही अक्षराज की शादी के बारे में सुना, वो भी उसी लड़की से जिसका साथ उसका रिश्ता बंधा जा रहा था। चिराग 2 पल के लिए अपनी जगह फ्रीज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे, लेकिन वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अक्ष भैया की शादी मुझे बिलीव नहीं हो रहा। आपने ये क्यों किया? हम ये नहीं करते तो और क्या करते? तुमने कुछ और छोड़ा था इसके अलावा करने के लिए, सीमा जी गुस्से से बोली। वो सच में चिराग की इस हरकत की वजह से बहुत नाराज थी। भले ही वो बलराज ठाकुर से चिराग के बारे में छुपा रही थी क्योंकि वो चिराग की सलामती चाहती थी, आखिर थी तो वो एक माँ ही, लेकिन वो सच में उससे गुस्सा भी थी। पर अक्ष भैया इसके लिए तैयार कैसे हुए? सच बताइए माँ, आपने क्या किया भैया के साथ इस शादी को करवाने के लिए? चिराग कुछ सोचते हुए बोला। वो जानता था अक्षराज को और वो ये भी जानता था कि अक्षराज ठाकुर कोई ऐसा वैसा नहीं जो इमोशंस में कुछ भी कर दे। पक्का सीमा जी ने कुछ बड़ा किया है। सीमा जी 2 पल रुक कर आगे बोली, हमें अपना वादा मांगा था अक्ष से। ये सुनते ही चिराग की आंखें बड़ी हो गई और वो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अक्षराज के लिए वो एक वादा कितना मायने रखता था और सिर्फ उसकी वजह से शादी वाले दिन वो वादा उसकी माँ ने मान लिया। वो खुद को कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता था। वो आगे बोला, ये सब बस उस लड़की की वजह से हुआ है। पहले उसने हमारी जिंदगी में आने की कोशिश और जब हम नहीं मिले तो भैया के गले पड़ गई। उसे तो हम। अभी चिराग अपने गुस्से से धृति के बारे में बोल ही रहा था कि सीमा जी गुस्से से बोली, चुप रहो चिराग, एक और शब्द नहीं हमारी बहू के लिए। इस बीच उसकी कोई गलती नहीं, वो मासूम है। मैं तो खुश हूँ कि मैंने अक्षराज की शादी धृति से करवा दी। मैं जानती हूँ वो मेरे अक्ष को एक बार फिर से जीना सिखाएगी। धृति के बारे में बोलते बोलते सीमा जी की आंखें नम हो गई और उनके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उनके आंखों के सामने कल रात की सारी चीजें एक बार फिर से घूम गई। कल जो भी उन्होंने रात के 2 बजे हॉल में देखा था, वो काफी था उन्हें अपने फैसले को सही समझने के लिए। माँ, आप उसके लिए इतना शो कैसी हो सकती है? उसे आया भी अच्छे से 5 दिन भी नहीं हुए हैं और आप अभी से। अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं की, वरना। चिराग अपने गुस्से भरी आवाज में अभी इतना कह ही पाया था कि उसे सीमा जी की आवाज आती है। हाँ, सही कहा तुमने कि अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई धृति के साथ। अब ये किस्मत का खेल समझे या फिर हमारे अक्ष के लिए भगवान का तोहफा, जो भी है हमारे अक्ष के लिए बेहतरीन है, जो तुम कभी नहीं समझ सकते, सीमा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। चिराग उनकी ये बात सुन चुप हो गया। वो अब कुछ नहीं बोलना चाहता था इस बारे में। कहीं ना कहीं वो लड़की अब उसके भैया की बीवी थी और उसे ये बात मान लेनी चाहिए। वो जितनी इज्जत और प्यार अक्षराज को देता है उसे वो अब धृति को भी देना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने आगे कहा, माँ हमने बस इसलिए कॉल किया था कि हम लंदन जा रहे हैं कंपनी के लिए काम, और उसके लिए आशीर्वाद लेना था आपसे। अगर ये काम हो गया तो मेरी कंपनी को कोई नहीं रोक पाएगा। सीमा जी ने ये सुन रूखे आवाज में कहा, खुश रहो और ये काम बन जाए तुम्हारा।
आखिर इसके लिए तुम एक अनमोल चीज छोड़ कर गए हो। माँ, ठीक है, रखते हैं कॉल, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहते हुए चिराग ने कॉल कट कर दिया। उसे अब और लेक्चर नहीं सुनना था धृति के लिए। दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में धृति ने अपनी नज़र डाइनिंग टेबल पर घुमाई, जहां बस मालती जी, अक्षराज और सीमा जी बैठे हुए थे। बलराज ठाकुर आज सुबह ही एक काम से पटना गए हुए थे। सब लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मालती जी ने शांति तोड़ते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा, अक्ष, हमको तुमसे एक बात करनी थी। जी दादी, कहिए, अक्षराज ने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा। ठाकुर खानदान में शादी के बाद हर नए जोड़े को एक बार हमारी कुलदेवी के मंदिर जाना होता है, तो कल तुम और बहुरिया सुबह सुबह कुलदेवी मंदिर के लिए चले जाना, मालती जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। उनकी ये बात सुन अक्षराज ने एक नज़र मालती जी को देखा और फिर थोड़ी दूर पर खड़ी धृति को, और फिर अपने सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हम ठीक है। इतना कह वो डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। वही उसके जाने के बाद मालती जी ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, कल सुबह जल्दी निकलना, कुल देवी का मंदिर जंगल की तरफ है, वरना आने में रात हो जाएगी। जी दादी, धृति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। बस थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम में लग गए। धृति ने एक एक नज़र नाश्ते को देखा और फिर अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कमरे की तरफ चली गई। वो परेशान हो चुकी थी इतनी हैवी साड़ी पहन कर। कल तो इस वजह से वो गिर भी जाती अगर अक्षराज ना होता तो, और इतनी गर्मी में उसे ये साड़ी पहनकर तो खाया जाएगा नहीं। कमरे में पहुंचते ही धृति ने सी ऑन किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी साड़ी की पिन को ढीला करते हुए कंधे पर रख दिया और अपना सर हेडरेस्ट से लगते हुए अपनी आंख बंद कर ली। ऐसा नहीं था कि उससे ये ट्रेडिशनल कपड़े पसंद नहीं थे, लेकिन इस गर्मी में वो नहीं रह सकती थी। वो सिंपल कॉटन सूट पहन सकती थी, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही थी। और ऊपर से अब वो ठाकुर खानदान की बहू थी, उसे ये सब पहना ही था। अभी वो यही सोच रही थी कि कमरे का गेट एक झटके से खुला। धृति ने ये सुनते ही जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और उस तरफ देखा, जहां से और कोई नहीं बल्कि अक्षराज अंदर आ रहा था। उसके हाथों में नाश्ते की प्लेट थी और वो उसकी तरफ ही आ रहा था। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? अक्षराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के धृति के सामने नाश्ते की प्लेट रखते हुए कहा। क्या ये सिर्फ हमको नाश्ता देने के लिए यहाँ आए? क्या इन्होंने देखा कि हम नाश्ता नहीं किए? धृति ने अपने मन में सोचा। हमको भूख नहीं थी, धृति ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुन अक्षराज ने एक पल उसे वैसे ही देखा और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, खा लो, भूखे रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और इतना कह वो बेड से दूर हो गया। उसे अभी भी याद था बुखार वाली रात डॉक्टर ने जो उसे कहा था, बड़े ठाकुर ये बहुत वीक है। धृति अब अक्षराज को कैसे मना कर सकती थी? उसने अपना सर हिलाया और नाश्ता करने लगी। जारी है टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट स्पॉइलर फायर। पानी की बूंदें धृति की बॉडी पर डायमंड्स की तरह चमक रही थी। उसके लंबे काले बालों का पानी उसकी गर्दन से होते हुए उसकी ब्लाउज के अंदर जा रहा था। ये देख अक्षराज की आंखें बिल्कुल थम चुकी थी। वो पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसा देख रहा था। हाँ, फिर ये कहे कि घूर रहा था, वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही बीवी। नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकते हैं। हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। धृति को खाता देख आखिरकार उसे अब सुकून मिल रहा था। अगर वो वापस अपनी फैक्ट्री की फाइल नहीं लेता तो धृति बिना खाए रह जाती है। ये सोचने भर से उसकी आंखों में गुस्सा उतर चुका था। उसे पता नहीं था कि ये कौन से इमोशंस हैं जो उसे बार बार धृति की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो भी हो उसे सुकून महसूस होता था धृति के पास। शी इज द पीस फॉर whom he waited till now। अक्षराज ने चुप्पी तोते हुए कहा, हम जाते हैं। जिसके जवाब में बस धृति ने अपनी पलकें झपकाकर सर हिला दिया। उसकी वो ब्राउन आइज और उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी पलकें, अक्षराज ही देखते ही 2 पल के लिए फ्रीज हो गया और उसके होठों के कोने मुड़ गए। वो अपनी ड्रॉर की तरफ गया और फाइल ले कमरे से निकल गया। वही धृति जो अब तक अपनी सांसें रोक कर बैठी थी, ये देखते ही उसने अपनी सांसें वापस से ली और कहा, ये सब इतना अजीब क्यों था? उफ धृति, कंट्रोल योरसेल्फ। अक्षराज की तपस्या वो अभी भी अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वो कभी कहती नहीं, पर अक्षराज की हर एक चीज उसे बहुत अफेक्ट करती है। और ऊपर से आज अक्षराज इतना हसीन लग रहा था कि सुबह से उसकी नज़र ही उसके ऊपर से नहीं हट रही थी। और वो हटाए भी क्यों? आखिर पति था उसका, ये हक था उसका। उसने अपनी प्लेट्स को देखा जो अब खाली हो चुका था। उसने प्लेट्स ली और कमरे से निकल गई। टाइम्स
रात 11 बजे सब लोग अपना डिनर खत्म कर अपने अपने कमरे में आ चुके थे सिवाय धृति के, क्योंकि अक्षराज आज भी लेट था। उसने एक नज़र टाइम देखा और कहा, ये तो अभी नहीं आएंगे, तब तक हम कल के लिए कपड़े रेडी कर लेते हैं, सुबह जल्दी निकलना है। इतना कह वो अपने कमरे में चली गई। अभी वो अपने कपड़ों को निकल ही रही थी कि उसकी नज़र अक्षराज के दिए एंकलेट्स पर गई। ये देखते ही धृति के हाथ अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए। उसने एंकलेट को अपने हाथों में लिया और उसे गौर से देखने लगी। ये सच है कि बहुत ही प्यारा था। उसने आज तक ऐसी डिज़ाइन का एंकलेट नहीं देखा था। क्या कल हम इसे पहन ले? धृति ने खुद से कहा। उसने एक बार भी इसे नहीं पहना। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से एंकलेट को साइड करते हुए कहा, हम कल इसे ही पहनेंगे। ऐसे ही कुछ और वक्त बीत गया अब और कमरे का गेट धीरे से खुला। गेट खुलने की आवाज़ सुनते ही धृति की नज़र उस तरफ चली गई जहां से अक्षराज अंदर आ रहा था। और जैसे ही दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली, दोनों ही अपनी अपनी जगह रुक गई। आप आ गए, हम खाना निकाल देते हैं, धृति ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने अपने सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम के अंदर आते ही उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिंक के सामने उसे धोने लगा। और अगले ही पल लाल खून उसकी हाथों से बहने लगा। नहीं, ये उसका खून नहीं था। उसने अपने हाथों को अच्छे से धोया और खुद की रिफ्लेक्शन को सामने लगे मिरर में देखा और एक गहरी सांस ली। अच्छा हुआ धृति ने ये नहीं देखा, वरना वो उसे क्या बताता। कुछ ही पलों में दोनों ने साथ मिलकर डिनर भी कर लिया था और दोनों ही अपनी अपनी जगह सोने को चले गए। धृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा जो वैसे ही अपनी पोजीशन बार बार बदल रहा था। उससे अब और रहा नहीं गया। वो बिस्तर से उठ अक्षराज की तरफ चली गई। अक्षराज ने जैसे ही अपने पास किसी को महसूस किया, उसने अपनी आंख को खोला और सामने देखा जहां धृति अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए खड़ी थी। आप बिस्तर पर सो जाइए, हम यहाँ सो लेंगे, धृति ने एक ही सांस में कह दिया। उसकी ये बात सुन अक्षराज ने उसे अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए देखा और कहा, नहीं हम ठीक हैं, तुम भी जाकर सो जाओ धृति। वो उसे यहाँ सोना भी कैसे दे सकता था, और ये बात वो सोच भी कैसे सकती थी। नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, हम सो जाएंगे अच्छे से यहाँ, धृति ने अपनी आंखें उठाते हुए कहा। अक्षराज ने 2 पल उसे देखा और कहा, धृति हम ठीक हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी सो जाओ, अब हमको भी नींद आ रही है। धृति को अब और कुछ कहने में बन नहीं रह रहा था। वो समझाए भी तो कैसे इस इंसान को। उसने एक नज़र अक्षराज को देखा जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देख धृति भी अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई और अपनी आंखें बंद कर सो गई। वही उसके सोते ही अक्षराज ने अपनी आंखें खोली और धृति का मासूम चेहरा देखते हुए कहा, तुम्हारी हर एक तकलीफ मुझसे आकर गुजरेगी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता धृति। अक्षराज को पता था कि वो क्या कह रहा है और ये इमोशंस उसे किस तरफ ले जा रहे हैं। ये एक तबाही की शुरुआत थी, ये वो बखूबी जानता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कान थी। If she was the pain, he did not wish for a cure. टाइम्स। सुबह का वक्त। अक्षराज अपने सफ़ेद और गोल्डन लेस कुर्ते और धोती में बिल्कुल कमाल लग रहा था। उसके गले में सोने की चेन और हाथों में कड़ा उसके ठाकुर होने की पहचान बता रहा था। उसके कर्ली हेयर्स उसके माथे को हल्के हल्के छू रहे थे। उसकी नज़र कमरे के वॉशरूम के गेट की तरफ थी जो कब से बंद था। वो धृति का इंतजार पिछले 15 मिनट से कर रहा था, लेकिन धृति मानो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्षराज ने फिर से एक नज़र वॉच की तरफ देखा और वापस वॉशरूम की तरफ देखते हुए खुद से कहा, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, क्या पता धृति को कुछ मदद चाहिए हो। ये सोचते ही अक्षराज के आंखों के सामने वो पल आ गया जब उसने धृति के ब्लाउज के हुक लगाए थे। ये सोचने भर से उसे अपने दोनों गाल जलते हुए महसूस होने लगे। अक्षराज ने अपना ख्यालों को झटकते वॉशरूम के गेट के पास आया और नॉक करते हुए बोला, धृति। कोट। हाँ बस आ रहे हैं। धृति ने एक नज़र खुद को देखा जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इस रेड एंड गोल्डन साड़ी में है। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे को खोला, लेकिन तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अक्षराज ने थोड़ी देर पहले दरवाजे पर खड़ा था। वो उसके ऐसे दरवाजे खोलने की वजह से वो लगभग गिरने को हो चुका था, लेकिन अभी वो दोनों जमीन को छू पाते कि अक्षराज ने एक हाथ से दीवार पकड़ ली और दूसरे हाथ से धृति की कमर को। उसके हाथ धृति की कमर पर रखे थे, साड़ी की वजह से धृति की कमर शो हो रही थी। वो अपनी ठंडी बॉडी पर अक्षराज के गर्म हाथों को महसूस कर सकती थी। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा,
लम्हों की गुजारिश है, ये पास आ जाए। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे कि तभी उनके कमरे का गेट एक झटके से खुलता है। अक्षराज ने जैसा ही ये महसूस किया, उसने जल्दी से धृति को खड़ा किया और दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षराज और धृति को एकटक देख जा रही थी। वही धृति ने जल्दी से खुद को ठीक किया और अपनी साड़ी के पल्लू को भी, जो कि उसके कंधे से लगभग फिसल ही रहे। उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि गेट पर कौन है, इसलिए वो अक्षराज के पीछे छुपकर अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। लेकिन अक्षराज और उसकी आंखें मानो आग उगल रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था किसी का इस तरह उसके कमरे में आना। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? उस लड़की ने एक नज़र धृति को ऊपर से नीचे देखा और कहना शुरू किया, वो अक्षराज। बड़े ठाकुर, अक्षराज ने गुस्से से घूरते हुए कहा। क्या? उस लड़की ने नासमझी से कहा। अक्षराज नहीं है हम तुम्हारे लिए, बड़े ठाकुर कहो, अक्षराज ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। वो लड़की चुपचाप उसे देखने लगी। वही धृति ने ये सुनते ही कभी अक्षराज को देखा तो कभी उस लड़की को। उसे वो दिन याद आ गया जब अक्षराज ने उसे अक्ष कहकर बुलाने को कहा था, और आज वो उस लड़की को अक्षराज कहकर बुलाने तक नहीं दे रहा। आखिर कौन है ये लड़की? उस लड़की ने अपने हाथों की मुट्ठी कशी और धृति की तरफ देखते हुए कहा, हम ये देने आए थे, बड़े ठाकुर। ये कहते हुए उसने चांदी का कलश आगे कर दिया। अक्षराज ने कुछ नहीं कहा और ये देखते ही धृति ने उस लड़की की तरफ देखा और कलश लेने को आगे बढ़ गई। दादी ने तुम्हें ये पूजा में ले जाने को कहा है, ये कहते हुए उसने धृति को ऊपर से नीचे देखा और कमरे से निकल गई। वो कितनी रूड थी ये कोई भी बता सकता था। उसके जाते ही अक्षराज ने अपनी आंख बंद कर ली और मानो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर यहाँ धृति नहीं होती तो वो पक्का इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाता, पर धृति के रहते वो कुछ नहीं कह पाया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसके गुस्से को देख धृति डर जाएगी। धृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा जो अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। उसने अक्षराज को देखते हुए कहा, आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं आई? सॉरी, हमको पता नहीं था आप ऐसे बाहर होगे। ये कहते कहते उसने जल्दी से अपनी नज़र नीचे कर ली। वही धृति की सॉफ्ट वॉइस सुनते ही अक्षराज के मसल्स रिलैक्स हो गए और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली जो अब लाल नहीं थी। उसने एक नज़र धृति को देखा जो अपना सिर नीचे किए थी। क्या थी ये लड़की? एक पल में उसने उसका सारा गुस्सा खत्म कर दिया। कहीं इसे कोई काला जादू तो नहीं आता? शट अप अक्षराज, तुम ऐसे अपनी बीवी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अक्षराज ने खुद को मन ही मन डांटते हुए कहा।